हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस क्लास में हम कक्षा 12 इंग्लिश कंपलसरी के दूसरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। पहला मॉडल पेपर हमने पिछली क्लास में देखा, जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन मॉडल पेपरों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आपको इसी चैनल पर कक्षा 12 के सभी विषयों के 10-10 मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में पेपर हल करने के लिए आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा। पेपर है वो 80 नंबर का रहने वाला है। यहाँ आपकी सामान्य जानकारी के लिए कुछ निर्देश दिए गए। आपको इन निर्देशों की पालना करते हुए पेपर को हल करना है। जो पेपर का सेक्शन ए है वो रीडिंग से संबंधित रहने वाला है, यानी पैसेज दिए होंगे। पैसेज में से जो आपको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें से सबसे पहला प्रश्न है वो अनसीन पैसेज से संबंधित रहने वाला है, जिसमें 9 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। यानी पहला प्रश्न 9 नंबर का रहने वाला है। इसमें पैसेज है वो पर्यटन योजना के बारे में दिया गया है, यानी टूरिज्म प्लानिंग है वो किस प्रकार बनाई जाती है। इसमें द नेचर एंड द स्कोप ऑफ टूरिज्म प्लानिंग कंटिन्यूस टू बी continuous and some are nebulous because most government official and tourism industry practitioners harbor their own definitions and parameters of the task। यानी कि पर्यटन योजना की प्रकृति और कार्य क्षेत्र हमेशा विवादास्पद और कुछ हद तक अस्पष्ट भी बना हुआ। जो नेबुलियस है उसका अर्थ होता है अस्पष्ट, यानी जो हद तक स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अधिकांश सरकारी अधिकारी और जो पर्यटन उद्योग के व्यवसायी है इस कार्य में अपनी अपनी परिभाषा और अपने अपने मानक रखता है, यानी उनकी अलग अलग डेफिनेशन और अलग अलग पैरामीटर है। बाई इट्स वेरी नेचर प्लानिंग इज मल्टी डायमेंशनल एंड इज पर्पजली इंटीग्रेटिव, यानी कि अपनी प्रकृति से ये योजना बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी है। इट्स पर्पजली इंटीग्रेटिव यानी ये एकीकृत एक परियोजना है। दिस बीइंग सो द नैरो डेफिनिशंस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप particular disciplines and professions and each of the various contributory industries and activities are likely to miss the opportunities which are inherent in planning। यानी कि ऐसा होने के नाते विभिन्न प्रकार के जो हित समूह है, विभिन्न विषय और व्यवसाय, विभिन्न सहायक उद्योग और जो गतिविधियां, इनकी संकीर्ण परिभाषा या दृष्टिकोण उन अवसरों को गंवा सकता है जो इस योजना में निहित है। In the special case of tourism, this is particularly evident as business leaders interrupt tourism within the scope of their industry, as government officials interpret tourism according to their departmental responsibilities, and as various interest groups pursue an interpretation which serves their particular purposes। यानी कि इसका अर्थ है पर्यटन के विशेष मामले में विशेष रूप से ये स्पष्ट है कि क्योंकि जो व्यावसायिक नेता अपने उद्योग के दायरे में पर्यटन की व्याख्या करते हैं, जो सरकारी अधिकारी वो अपनी विभागीय जिम्मेदारी होती है उसके अंदर पर्यटन की व्याख्या करते हैं और विभिन्न हिस्सों में उस व्याख्या को अपनाता है जो उनके विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करती है। यानी जो उद्योग कर्मी होते हैं उनका अलग उद्देश्य होता है, सरकारी कर्मचारी उनके विभाग के अलग उद्देश्य होते हैं। सेल्डम आर द इंटरेस्ट ऑफ टूरिज्म एज पर सी रिलीव्ड that is tourism in its most expensive form incorporating social, cultural, environmental, economic, technological, trade, psychological, political and many other dimensions। यानी कि शायद ही कभी पर्यटन के वास्तविक हितों का पता चलता है, अर्थात पर्यटन से सबसे जो व्यापक रूप होता है उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, तकनीक, व्यापारिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और कई अन्य आयाम है उनको शामिल करता है। क्लियरली इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर एनी कंसिडरेशन ऑफ tourism to be encyclopedic। However, that is not really the challenge. The challenge is for the relevant dimension in any case or circumstance to be considered in an integrated फैशन। यानी कि स्पष्ट रूप से पर्यटन के किसी भी विचार के लिए एक विश्वकोश होना अत्यंत कठिन नहीं है। हालांकि ये वास्तव में चुनौती नहीं, चुनौती यह है कि किसी भी मामले या किसी भी परिस्थिति में जो प्रासंगिक आयाम है उन पर एकीकृत तरीके से विचार किस प्रकार किया जाए। देयर इज जनरल कॉन्करेंस दैट द परस्यूट ऑफ प्लानिंग इज seldom as success as its most ardent advocates would like। Perhaps this is not surprising given the complexity of the individual corporations, businesses and governments। यानी कि इस बात पर सामान्य सहमति है कि योजना का अनुसरण शायद उतना सफल होता है जितना कि इसके कट्टर समर्थक चाहते हैं। शायद यह व्यक्ति, निगम, व्यवसाय और जो सरकार के बड़े निर्णय उनकी जटिलता को देखते हुए आश्चर्यजनक नहीं है। एज स्किल्स इन planning have increased, it has become commonplace that planning should be continuous, flexible, reflective of changing socio-cultural aspirations and responsible to new opportunities। यानी कि ये सामान्य बात हो गई कि योजना लचीली, बदलते सामाजिक सांस्कृतिक आकांक्षाओं को दर्शाने वाली और नए अवसरों के प्रति जिम्मेदार होनी चाहिए। Thus, planning has become increasingly strategic. In addition, it has become increasingly integrated। The reasons for this second emphasis have including recognition of needs to, यानी
इस प्रकार योजना तेजी से रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक हो गई है। इसके अतिरिक्त ये तेजी से एकीकृत भी हो गई। इसके दूसरे जोर के कारण निम्नलिखित जो आवश्यकता है इनकी पहचान शामिल है। सबसे पहली आवश्यकता है कंबाइन डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज, यानी जो मूल्य के विभिन्न सेट है उनको संयोजित करना। दूसरा रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य के विभिन्न सेट है उन पर प्रतिक्रिया देना। तीसरा है बी रेस्पॉन्सिव टू डिमांड्स ऑफ इंटर कनेक्टेडनेस एंड प्लूरलिज्म, इनकॉर्पोरेट टैक्टिक्स ऑफ डील विथ एम्बिग्यूटी, इनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि अस्पष्टता, अनिश्चितता और जटिलता से निपटने के लिए जो युक्तियां उनको शामिल करना। परस्पर जुड़ा हुआ और जो बहुलवाद की मांग है उनके प्रति उत्तरदायी होना। आगे इवन इन द लेस कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टेंस ऑफ आइसलैंड कंट्रीज एट द yearly phase of tourism development, it will be necessary for those charged with their responsibility to oversee or administer tourism planning in the public interest to be cognizant of two special dimensions। पहला डायमेंशन है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और दूसरा इंटीग्रेटेड प्लानिंग, यानी कि यहाँ तक कि पर्यटन के शुरुआती चरण में जो द्वीप देश है उनकी कम जटिल परिस्थितियों में भी सार्वजनिक हित में पर्यटन योजना की देखरेख या प्रशासन करने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए दो विशेष आयाम, पहला रणनीतिक योजना, दूसरी एकीकृत योजना के प्रति चुनौती थी। इस प्रकार जो पैसेज है ये पर्यटन योजना पर है, यानी जो टूरिज्म प्लानिंग है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। आपको पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ना है, उसका अर्थ ग्रहण करना है, उसके बाद है वो जो पूछे गए प्रश्न है उनका उत्तर देना है। यहाँ आपकी सुविधा के लिए इसका हिंदी अनुवाद भी दिए गए, या आप PDF से पढ़ सकते हो। इसमें सबसे पहला प्रश्न है व्हाई इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ टूरिज्म प्लानिंग कॉन्टेन्यूस एंड नेबुलस, यानी जो पर्यटन योजना की प्रकृति और इसका विषय क्षेत्र या दायरा है वो विवादास्पद और अस्पष्ट है। क्यों है? द नेचर एंड स्कोप ऑफ टूरिज्म प्लानिंग इज कॉन्टेन्यूस एंड nebulous because most governmental official and tourism industry practitioners harbor their own definitions and parameters of the task, यानी पर्यटन योजना की प्रकृति और दायरा विवादास्पद इसलिए है क्योंकि अधिकांश सरकारी अधिकारी और जो पर्यटन उद्योग के व्यवसायी है इस कार्य की अपनी अपनी परिभाषाएं और मानक रखते हैं। यह हमने पैसेज में सबसे शुरुआत में पढ़ा था। आगे दूसरे हाउ डज द नरेटर फाइंड प्लानिंग बाय इट्स वेरी नेचर, यानी वर्णन करता योजना को उसकी प्रकृति के अनुसार कैसा पाता है। द नरेटर बाय इट्स वेरी नेचर फाइंड्स प्लानिंग मल्टी डायमेंशनल एंड पर्पसली इंटीग्रेटिव, यानी वर्णन करता जो प्लानिंग यानी योजना उसको उसकी प्रकृति से बहुआयामी और जानबूझकर एक ही करता है वो पाता है, यानी उद्देश्य से एक ही करते पाता है। तीसरा हाउ डू द गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटरप्रेट टूरिज्म, यानी जो सरकारी अधिकारी और पर्यटन की व्याख्या किस प्रकार करता है। द गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटरप्रेट टूरिज्म अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो सरकारी अधिकारी अपनी विभागीय जिम्मेदारी के अनुसार पर्यटन की व्याख्या करते हैं। आगे चौथा प्रश्न है व्हाट डज द एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ टूरिज्म इनकॉर्पोरेट, यानी जो पर्यटन का व्यापक रूप है वो अपने में क्या क्या शामिल करता है। द एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ टूरिज्म इनकॉर्पोरेट सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, ट्रेड, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड मैनी अदर डायमेंशन, यानी जो पर्यटन का व्यापक रूप है सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, तकनीकी, व्यापार, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और जो अन्य कई आयाम है उनको शामिल करता है। आगे पांचवा प्रश्न है हाउ शुड द प्लानिंग ऑफ टूरिज्म बी डन, यानी पर्यटन की योजना कैसे बनाई जाने चाहिए। द प्लानिंग ऑफ टूरिज्म शुड बी कंटिन्यूअस, फ्लेक्सिबल, रिफ्लेक्टिव ऑफ चेंजिंग सोशियो कल्चरल एस्पिरेशंस एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, यानी जो पर्यटन की योजना निरंतर, लचीली, बदलती सामाजिक सांस्कृतिक आकांक्षा उनको दर्शाने वाली और नए अवसरों के प्रति जिम्मेदार होनी चाहिए। आगे सातवां प्रश्न है विच टू स्पेशल डायमेंशन ऑफ टूरिज्म प्लानिंग डज द नरेटर मेंशन्ड है, यानी वर्णन करता है यहाँ पर्यटन योजना के किन दो विशेष आयामों का उल्लेख करता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग आर टू स्पेशल डायमेंशन ऑफ टूरिज्म प्लानिंग दैट द नरेटर मेंशन्स है, यानी एक रणनीतिक योजना और दूसरी एकीकृत योजना, ये दो विशेष आयाम है जिनका वर्णन करता है यहाँ उल्लेख करता है। आगे जो 8वां क्वेश्चन है वो व्याकरण से संबंधित रहने वाला, इसमें सिमिलर वर्ड है वो 3 पूछे गए हैं। इसमें सबसे पहला एन आइडिया विच इज नॉट क्लियर और एग्जैक्ट, यानी ऐसा विचार जो स्पष्ट या सटीक नहीं है। इसके लिए इस पैसेज में हमने सबसे पहले देखा कि जो पर्यटन योजना इसका दायरा विवादास्पद और अस्पष्ट है, यानी अस्पष्ट के लिए नेबुलस वर्ड है वो आया है। दूसरा ए सिचुएशन इन विच पीपल एग्री और हैव द सेम ओपिनियन, यानी ऐसी स्थिति जिसमें लोग सहमत हो या एक ही राय रखते हो उन्हें कॉन्करेंस कहा जाता है, यानी सहमति कहा जाता है। तीसरा स्ट्रॉन्ग होप और विश, एक प्रबल आशा या इच्छा उसे एस्पिरेशन या आकांक्षा कहा जाता है। इस प्रकार ये 3 प्रश्न है वो ग्लो सीरीज से संबंधित पूछे जाएंगे। इनमें आपको पैसेज को पढ़कर अर्थ समझकर फिर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। इस प्रकार पहले प्रश्न में टोटल 9 प्रश्न पूछे जाएंगे पैसेज। आगे दूसरा प्रश्न है वो भी पैसेज से संबंधित रहने वाला है। आपको पैसेज को पढ़कर समझकर फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 6 नंबर का रहने वाला है। पहला प्रश्न 9 नंबर का, टोटल 15 नंबर का अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। इसमें पैसेज है वो समय के महत्व के बारे में बताया गया है। इसमें एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्रीशियस, यानी जीवन का जो हर क्षण है वो बहुमूल्य है। टाइम इज द एसेंस ऑफ, यानी जो समय है वो जीवन का सार है।
इट इज़ द वेल्थ गिवन टू अस बाय द नेचर, यानी ये धन है जो हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए। एवरी डे ऑल ऑफ अस गेट 24 आवर्स, नथिंग लेस नथिंग मोर, यानी प्रतिदिन हमें 24 घंटे मिलते हैं, न तो अधिक और न कम। नाउ इट इज़ अप टू अस हाउ वी यूज इट, यानी ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। पीपल हु नाउ हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी मोमेंट इजीली ओपन द डोर्स ऑफ सक्सेस इन देयर लाइव्स, एंड दोज हु मिस यूज टाइम गेट फेल्योर्स वन आफ्टर द अदर, यानी जो लोग हर पल का सर्वोत्तम उपयोग करना जानते हैं वे जीवन में सफलता के द्वार आसानी से खोल लेते हैं। जो समय का दुरुपयोग करते हैं उन्हें एक के बाद एक असफलताएं मिलती जाती है। देयर इज ए सेइंग दैट स्पेंड टाइम एज स्पेंड वर्ड्स कैन नॉट कम बैक, एवरीबॉडी इज टाइड बाय द लिमिट्स ऑफ टाइम, इवन गॉड रेस्पेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ टाइम, यानी एक कहावत है कि बीता हुआ समय और जो बोले गए शब्द है वो हमेशा कभी भी वापस नहीं आते। हर कोई समय के सीमाओं से बंधा हुआ है, यहाँ तक कि ईश्वर भी अपनी सीमाओं का सम्मान करता है। वर्क विंस एप्रिसिएशन ओनली व्हेन इट गेट्स कंप्लीटेड इन ए रिक्वेस्ट टाइम फ्रेम, बियॉन्ड द टाइम एलोटेड वर्क loses all its utility. However good may have been its quality, just as falling of rains after the crops have dried up have no use. Likewise, when the time has passed the deadline, the work loses its importance and values, यानी कि कार्य की सराहना तभी होती है जब आवश्यक समय सीमा में कार्य पूरा हो जाए। आवंटित समय के बाद कार्य अपनी उपयोगिता खो देता है, चाहे उसकी गुणवत्ता कितनी भी हो। जैसे फसलों के सूख जाने के बाद बारिश का कोई लाभ नहीं होता, वैसे ही समय सीमा यानी डेडलाइन पूरी होने के बाद समय अपना कार्य और महत्व है वो खो देता है। Again, when iron is hot, it can be cast into whichever shape we want. Once it gets cold, nothing can be made out of it, however much we may beat the same. In the same way, a person who has learned to wisely use his time and has understood how to cast himself according to the need of the time has एक्चुअली लर्न द ट्रू मंत्र ऑफ लाइफ, यानी जिस प्रकार जो लोहा गर्म होता है उसे हम मन चाहे आकार में ढाल सकते हैं। एक बार जब ठंडा हो जाता है उसके बाद उसे कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है, चाहे हम उसे कितना भी पीटे। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीख लिया और ये समझ लिया कि समय की आवश्यकता के अनुसार खुद को कैसे डालना है, उसके जीवन का वास्तविक सच्चा मंत्र सीख लिया है। शेक्सपियर रोट दैट वन ऑफ हिज प्लेज आई वेस्टेड टाइम, नाउ आई डोंट टाइम वेस्ट मी, यानी कि शेक्सपियर जो एक महान उपन्यासकार है, उन्होंने एक बार अपने एक नाटक में लिखा है कि मैंने समय बर्बाद किया, अब समय मुझे बर्बाद करा है। इट इज़ ट्रू दैट ए पर्सन हु वेस्ट इवन ए टाइम लिटिल बिट ऑफ टाइम लॉसेज वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज दैट ही कुड हैव अदरवाइज availed by utilize that time. All the great leaders have one thing in common: they wisely utilize every moment of their time. One other people are busy in wasting time in laziness. Great men are busy in making plans for the future. There is no person in history who wasted his time and still managed to achieve greatness, यानी कि ये सच है जो व्यक्ति थोड़े से समय को भी बर्बाद करता है वह शानदार अवसरों को खो देता है जिन्हें वे समय का उपयोग करके प्राप्त कर सकता था। सभी महान जो लीडर है उनमें एक बात समान होती है, वे अपने समय के हर पल का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। जब अन्य लोग आलस्य में अपना समय बर्बाद करने में व्यस्त होते हैं तो महान पुरुष भविष्य की योजना बनाने में व्यस्त होता है। इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपना समय किया और फिर भी उसे महानता हासिल करने में सफल रहा हो। Therefore, there is great need to manage time wisely. Careful time management refers to careful planning of time, sincere execution of this plan. This is the only mantra of to attain success in any endeavor. Change in outlook and some modification in one's daily routine can result in a big jump forward towards ग्रेटर अचीवमेंट, यानी कि इसलिए समय का बुद्धिमानी से प्रबंधन करने की बहुत आवश्यकता है। सावधानी पूर्वक समय प्रबंधन का अर्थ है समय का सावधानी पूर्वक नियोजन और इस योजना को निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन। किसी भी प्रयास में सफलता प्राप्त करने का यही एकमात्र है वो मंत्र है। दृष्टिकोण में एक साधारण बदलाव और अपनी जीवनचर्या में कुछ संशोधन से बड़ी उपलब्धियों की ओर एक लंबी छलांग लगी जा सकती है। इस प्रकार ये पेशा है इसमें समय के महत्व के बारे में बताया गया है, यानी कि अगर यदि हम समय को नष्ट करते हैं तो समय हमें बर्बाद कर देता है। यहाँ आपकी सामान्य सुविधा के लिए इस पैसेज का हिंदी अनुवाद भी दिए गए। ये हिंदी अनुवाद आप है वो पीडीएफ से पढ़ सकते हो। इसके बाद इसका सबसे पहला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मच टाइम इज गिवन टू एवरीवन डेली, यानी गद्यांश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कितना समय दिया जाता है। एवरीवन इज गिवन 24 आवर्स डेली, यानी प्रत्येक व्यक्ति को दिन में वो 24 घंटे दिए जाते हैं। दूसरे व्हाट डिटरमाइन सक्सेस और फेल्योर इन लाइफ, यानी जीवन में सफलता या असफलता का निर्धारण क्या करता है। सक्सेस और फेल्योर इन लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द वे वी यूज ओवर टाइम, यानी जीवन में सफलता या असफलता हमारे समय का जो उपयोग करने का तरीका है वो निर्धारित करते हैं। तीसरा है व्हेन डज वर्क विन एप्रिसिएशन, यानी कार्य की सराहना है वो कब होती है। वर्क विन्स एप्रिसिएशन व्हेन इट इज कंप्लीटेड इन द रिक्वेस्ट टाइम फ्रेम, यानी कार्य की सराहना तब होती है जब वह आवश्यक समय सीमा में पूरा हो जाता है। चौथा प्रश्न है व्हाट डज हॉट आयरन सिंबलाइज इन द पैसेज, जो गद्यांश में गर्म लोहे का उदाहरण लिया गया, ये गर्म लोहा किसका प्रतीक है। हॉट आयरन इन द पैसेज सिंबलाइज अपॉर्चुनिटीज एंड टाइमिंग, यानी गद्यांश में गर्म लोहा अवसर और सही समय का है वो प्रतीक है। छठा है व्हेन डज वर्क विन एप्रिसिएशन, व्हेन इट इज कंप्लीटेड इन द रिक्वेस्ट टाइम फ्रेम, यानी कार्य की सराहना तब होती है जब वह आवश्यक समय सीमा में पूरा हो जाता है। सातवां प्रश्न है व्हाट डज हॉट आयरन सिंबलाइज इन द पैसेज सिंबलाइज अपॉर्चुनिटीज एंड टाइमिंग, यानी गद्यांश में गर्म लोहा अवसर और सही समय का है वो प्रतीक है।
पांचवा क्वेश्चन है फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड फॉर वेस्ट, यानी वेस्ट जो बर्बाद करना उसके लिए आपको अपोजिट वर्ड ढूंढना है, और अपोजिट वर्ड है इसी पैसेज से लिखना है। इसमें आया यूटिलाइज यानी सही उपयोग, और इसका अपोजिट होता है वेस्ट यानी बर्बाद करना। छठा क्वेश्चन है फाइंड आउट द सेम वर्ड फॉर ए लाइन दैट मार्क्स द लिमिट, यानी वह रेखा जो सीमाओं को चिन्हित करती है उसके लिए एक समान शब्द खोजना है। इसमें समान शब्द है वो बाउंड्री आया, बाउंड्री का अर्थ है वो सीमा होता है। इस प्रकार इस पैसेज से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पैसेज को पढ़कर उसका अर्थ समझकर फिर पूछे गए प्रश्न है उनका उत्तर देना है। यदि आपके भी कक्षा 12 में ऐच्छिक विषय के रूप में भूगोल है तो आज ही बूस्टर कोर्स ज्वाइन करें। इस बूस्टर कोर्स में आपको संपूर्ण सिलेबस का फास्ट रिवीजन कराया जाएगा, 10 मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन कराया जाएगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो पूर्णतः बोर्ड पेपर के अनुरूप होंगे। ये कोर्स पूर्णतः रिकॉर्डेड है, इसके साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ये कोर्स मात्र और मात्र 151 रुपये में मिलेगा। ये कोर्स खरीदने के लिए आप आज ही प्ले स्टोर से OR जाट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और आपको कोर्स खरीदने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो इन हेल्पलाइन नंबर पर आप है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोर्स किस प्रकार खरीदना है इसका एक वीडियो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि आपको कोर्स है वो किस प्रकार परचेज करना है। आज ही कोर्स ज्वाइन करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें और अपनी भूगोल की तैयारी को शानदार दिशा दे। धन्यवाद। आगे जो पेपर का सेक्शन भी है वो राइटिंग से संबंधित रहने वाला है। इसमें तीसरा प्रश्न है, इसके एक एडवर्टीजमेंट पूछा जाएगा और इसके तो हमें इन्विटेशन पूछा जाएगा। आपको दोनों में से कोई एक करना है। ये प्रश्न है वो 4 नंबर का रहने वाला है। इसमें यू आर टू एल्डर ब्रदर्स आर लुकिंग फॉर ब्राइड्स helping them in writing an advertisement to be published in the matrimonial column of the local newspaper, यानी आपको मैट्रिमोनियल प्रकार का एडवर्टीजमेंट है वो लिखना है। इसमें एडवर्टीजमेंट के अलग अलग प्रकार होता है। इसमें मैट्रिमोनियल के बारे में पूछा गया, यानी ब्राइड वांटेड, दुल्हन चाहिए या वधू चाहिए। इसमें वांटेड एजुकेटेड ब्यूटीफुल मैसेज फॉर 2 ब्रदर्स 1 MBA 29 5 फुट 8 इंच वेल सेटल्ड बिजनेसमैन, दूसरा BSc 27 ईयर 5 फुट 7 इंच हैंडसम स्मार्ट सैलरी इनकम इन 5 फिगर्स डूइंग business belonging to a well established educated business family, father in the president of Kishan Paul Bazar Vyapar Mandal, mother is a well educated housewife, the only sister has been pursuing her MBBS from Mahatma Gandhi Medical College Jaipur, looking for beautiful healthy well educated cultured girls from status family, send biodata and horoscope to box number राजस्थान पत्रिका जयपुर, यानी आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है। ये एडवर्टीजमेंट है वधू चाहिए के अर्थ में। इसमें आपको दूल्हे की विशेषता बतानी पहले, यानी ऐसा ऐसा लड़का है उसके लिए वधू चाहिए। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट बतानी, यानी दुल्हन की है वो कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए। इसमें लुकिंग फॉर ब्यूटीफुल हेल्दी वेल एजुकेटेड कल्चर्ड गर्ल्स फ्रॉम स्टेटस फैमिली। उसके बाद आपको बायोडाटा कौन से एड्रेस पर भेजना है, यानी अंत में आपको अपना एड्रेस है वो लिखना है। इसमें आप अपनी email ID या मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, यानी आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके तो हमें यू आर अरुण या Aruna, you have been invited to attend the wedding of your friend's sister during summer vacation. Respond to the invitation, accepting it formally, यानी आपको इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए इसकी रिप्लाई देनी। इन्विटेशन की रिप्लाई आपको 2 प्रकार से लिखनी है, एक तो एक्सेप्ट करनी है, एक है वो एक्सेप्ट नहीं करनी। इनमें से है वो एक्सेप्ट करना। पूछा गया मिस्टर अरुण या मिस अरुणा गुज्जर, थैंक्स मिस्टर वरुण कुमार गुज्जर फॉर हिज काइंड इन्विटेशन फॉर द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर ऑन वेडनेसडे 11 June 2025 at 6 PM and onwards at माँ गौरी मैरिज गार्डन झालावाड़। ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी आपको शुभकामनाएं देते हुए इस जो इन्विटेशन है उसको स्वीकार करते हुए रिप्लाई लिखनी, यानी आपका जो इन्विटेशन है वो मैं स्वीकार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आगे जो चौथा प्रश्न है उसमें एक रिपोर्ट पूछी जाएगी। रिपोर्ट क्या तो हम पैराग्राफ पूछा जाएगा। ये प्रश्न है वो 5 नंबर का रहने वाला है। इसमें यू आर अरुण या अनिता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, योर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन रिसेंटली, राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन इन द अबाउट 100 वर्ड्स, यानी आप अरुण या अनिता और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में पढ़ रहे हो। आपके विद्यालय ने हाल ही में एनुअल फंक्शन मनाया। इसकी आपको 100 वर्ड में रिपोर्ट लिखनी है। इन बिंदुओं का प्रयोग करते हुए लिखनी, यानी इनकी आप हेल्प है वो ले सकते हो। सबसे पहले आपको डेट एंड वेन्यू यानी दिनांक और जहाँ पर मनाया गया वो स्थान लिखना है। फिर डेकोरेशन किस प्रकार किया गया, इसके चीफ गेस्ट कौन थे, अन्य लोग कौन कौन आए थे, ओपनिंग ऑफ फंक्शन, फंक्शन की शुरुआत किस प्रकार हुई, जो प्रिंसिपल का स्पीच ऑफ वेलकम है उनको भी दर्शाना है। स्कूल के एनुअल रिपोर्ट के बारे में बताना है। कल्चरल प्रोग्राम कौन कौन से द प्राइजेज, इन बिंदुओं का प्रयोग करते हुए आपको रिपोर्ट है वो लिखनी। रिपोर्ट में आपको सबसे पहले जो रिपोर्ट का टाइटल है वो कैपिटल वर्ड में लिखना है। इसमें एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड, उसके बाद जो रिपोर्टर है उसका नाम लिखना है। इसमें रिपोर्टर है वो पर्सन में दिया गया अरुण या अनिता क्लास 12th। उसके बाद है वो स्थान और दिनांक लिखने। स्थान इसमें जोधपुर और दिनांक है वो मार्च 3 है। दिनांक में आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी, जो प्रोग्राम है उसके बाद की दिनांक लिखनी, यानी पहले प्रोग्राम आयोजित होता है उसके बाद उसकी रिपोर्ट है वो लिखी जाती है। रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है। इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर सेलिब्रेटेड इट्स 26th एनुअल फंक्शन इन द स्कूल ऑडिटोरियम ऑन 2 मार्च 2025। द स्कूल was decorated attractively by the students. The local MLA Sirilal Chand Vishnoi graced the occasion as the
चीफ गेस्ट ए नंबर ऑफ ऑनरेबल पीपल ऑफ जोधपुर आल्सो अटेंडेड द फंक्शन। यानी कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर ने अपना 26वां वार्षिक उत्सव स्कूल के ऑडिटोरियम में 2 मार्च को मनाया। स्कूल है वो जो आकर्षक तरीके से सजाया गया, जो स्थानीय एमएलए श्री लालचंद विश्नोई है वो एक चीफ गेस्ट थे। नंबर ऑफ ऑनरेबल पीपल ऑफ जोधपुर आल्सो अटेंडेड द फंक्शन, यानी जो सम्मानित लोग हैं उन्होंने इस फंक्शन को अटेंड किया। द फंक्शन ओपन विद द लाइटिंग ऑफ ए लैंप बिफोर द पोर्ट्रेट ऑफ गॉडेस सरस्वती बाय द चीफ गेस्ट, यानी मुख्य अतिथि के द्वारा सरस्वती के समक्ष वो दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। देन द प्रिंसिपल गेव ए शॉर्ट स्पीच ऑफ वेलकम फॉर द चीफ गेस्ट एंड अदर गेस्ट, यानी उसके बाद प्रिंसिपल ने वो मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए एक छोटा सा भाषण दिया। आफ्टर दिस ही प्रेजेंटेड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट सम कल्चरल आइटम वर प्रेजेंटेड, दीज इंक्लूडेड फोक डांसेज, songs and speeches. The chief guest gave away the prizes amid clappings. The annual function was appreciated by the everyone, यानी उसके बाद है उन्होंने प्रिंसिपल सर ने विद्यालय जो वार्षिक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की। उसके बाद कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम है जिसमें लोक नृत्य थे, संगीत भी थे और भाषण भी। फिर मुख्य अतिथि ने इनका तालियों के द्वारा स्वागत किया। इस प्रकार जो फंक्शन है उनकी सभी के द्वारा सराहना की गई। कोई भी स्कूल का प्रोग्राम होता है उनकी आपको रिपोर्ट विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके तो मैं राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन साइबर क्राइम, यानी साइबर क्राइम पर आपको एक पैराग्राफ लिखना। इन बिंदुओं का उपयोग करके आप वो लिख सकते हो। इसमें साइबर क्राइम इज ए क्रिमिनल एक्ट दैट टेक्स प्लेस ओवर द इंटरनेट थ्रू कंप्यूटर्स एज टूल्स और टारगेट्स और अदर स्मार्ट डिवाइसेज मींट फॉर मेकिंग और वर्क इजियर। Several examples of cybercrime include fraud, identity theft, cyber stalking and creating sending malware like viruses for destroying systems or stealing data to make money, यानी किसी भी प्रकार का जो इंटरनेट पर डाटा होता है उसको चुराना, किसी की पहचान चुराना या अन्य तरीके से मेलवेयर सॉफ्टवेयर को जो है वो डिजाइन करना, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। पीपल इन्वॉल्वड इन सच एक्टिविटीज फाइंड देम एज एनी इजी वे ऑफ मेकिंग मनी। डे बाय डे दिस इज बिकमिंग ए ग्रेट थ्रेट टू आवर सोसाइटी एंड नेशन। वी कैन अवॉइड सच क्राइम बाय टेकिंग सम प्रिकॉशंस सच एज विजिलेंट बिहेवियर एंड फॉलोइंग सेफ्टी प्रोटोकॉल, यानी जो हम सेफ्टी प्रोटोकॉल है उनका पालन करते हुए बच सकते हैं। इससे पूर्व में जो बचने की सावधानी होती है उसे बचने के उपाय उनको अपना क्रम से बच सकते हैं। ये दिन ब दिन बढ़ती हुई एक बहुत बड़ी समस्या। इस प्रकार कोई भी टॉपिक दिया होगा उस पर आपको पैराग्राफ लिखना, 100 शब्द यानी 8 से 10 लाइन में पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद जो 500 प्रश्न लेटर राइटिंग से संबंधित रहने वाला, इसमें एक जॉब एप्लीकेशन पूछी जाती है, इसलिए आपको जॉब को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके तो हम कंप्लेंट लेटर भी पूछा जा सकता है, पर्सनल लेटर भी पूछा जा सकता है या अन्य एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती है। इसमें यू आर राम या रामा जयपुर, आप जयपुर के राम या रामा और राइट ए लेटर टू मिस एपिकेटर्स जयपुर टू एंक्वायर अबाउट द चार्जेस पर हेड फॉर कैटरिंग सर्विस लाइटिंग एंड डेकोरेशन ऑन देयर लॉन्च ऑन 13 मार्च ऑन योर सिस्टर्स मैरिज, यानी आप राम और रामा और आपके सिस्टर की शादी है, इसलिए आपको मिस हैप्पी कैटर्स जयपुर को एक पूछताछ के लिए पत्र लिखना है जिसमें उनसे पूछना है कि आप है वो इसमें कैटरिंग के लिए, सर्विस के लिए और लाइटिंग और डेकोरेशन के लिए क्या कौन सा चार्ज लोगे या कितना चार्ज लोगे। इसमें आपको सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना। कोई भी लेटर लिखो उसमें सबसे पहले सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, यानी जो पत्र भेजने वाला उसका आपको एड्रेस ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद है वो दिनांक लिखनी, दिनांक के बाद जिसको भेजा जा रहा है जो रिसीवर है उसका एड्रेस लिखना। इसमें द मैनेजर मिस हैप्पी कैटर्स टोंक रोड जयपुर। उसके बाद है आपको सब्जेक्ट लिखना है चार्जेस फॉर वेडिंग सेलिब्रेशन। उसके बाद आपको डियर सर यानी संबोधन लिखना है। माई सिस्टर्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड ऑन 13 मार्च, वी propose to hold the wedding celebration on your launch in the evening of 13 मार्च। अबाउट 5000 गेस्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इन्वेस्टेड, यानी कि लगभग 500 अतिथियों को बुलाया जाएगा। वी वुड लाइक यू टू सर्व वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेज इन सेपरेट सेक्शंस बिसाइड्स ड्रिंकिंग एंड डिजर्ट्स। प्लीज लेट मी नाउ योर चार्जेस पर एड योर कैटरिंग सर्विस लाइटिंग एंड डेकोरेशन। आल्सो इफ यू वुड लाइक मी टू पे एनी एडवांस। उसके बाद आपको योर सिंसियरली लिख के अपना नाम है वो लिखना है। इसमें जो पर्सन में नाम दिया गया है वही लिखना है, आपको स्वयं का नाम है वो नहीं लिखना है। इसके तो में एज सुनीता रिजाइनिंग इन अनिता कॉलोनी चूरू राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द सीएम ऑफ डिस्ट्रिक्ट चूरू अबाउट द डिससेटिस्फैक्ट्री कंडीशन एंड वर्किंग ऑफ द सिटी हॉस्पिटल, यानी आप अनिता कॉलोनी चूरू में रहने वाले सुनीता और आपको एक शिकायती पत्र लिखना है। जो सीएमओ चूरू जिले के हैं उनको एक पत्र लिखना है। जो सिटी हॉस्पिटल है उसकी बदहाल दशा के बारे में आपको शिकायत करते हुए शिकायत पत्र है वो लिखना है। इसमें आपको सबसे पहले वो अपना एड्रेस लिखना है। इसमें अपना एड्रेस अनिता कॉलोनी चूरू जो कि पत्र में दिया गया है। उसके बाद आपको दिनांक लगानी है। दिनांक के बाद जो रिसीवर यानी जिसको आप कंप्लेन कर रहे हो उसका एड्रेस लिखना, द चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट चूरू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में कंप्लेंट रिगार्डिंग पुअर कंडीशन ऑफ सिटी हॉस्पिटल, जो सिटी हॉस्पिटल है उसकी बदहाल स्थिति के बारे में। उसके बाद आपको संबोधन लिखना है, डियर सर या मैडम। उसके बाद जो कंप्लेन है उसको विस्तृत लिखना। आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द पुअर कंडीशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द सिटी हॉस्पिटल इन चूरू, यानी मैं आपका ध्यान जो सिटी हॉस्पिटल चूरू उसके मिसमैनेजमेंट के बारे में दिलाना चाहूँगी। पेशेंट्स फेस difficulties due to unhygienic wards, shortage of medicines and absence of doctors during emergency, cleanliness is neglected, making the environment unsafe, यानी जो पेशेंट है वो विभिन्न प्रकार की समस्या फेस करते हैं, जैसे जो अनहाइजीनिक वार्ड है यानी गंदे वार्ड है, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन की कमी है या दवाइयों की कमी है, एब्सेंस ऑफ डॉक्टर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी आपातकाल के दौरान भी जो डॉक्टर है वो अनुपस्थित रहते हैं, जो
स्वच्छता की उपेक्षा की जा रही हो, जो वातावरण उसको अनसेफ बनाती है या असुरक्षित बनाती है, मेनी पीपल डिपेंड ऑन दिस हॉस्पिटल, आई रिक्वेस्ट अर्जेंट एक्शन टू इंप्रूव इट्स सर्विसेज एंड एंश्योर बेटर मेडिकल केयर। यानी इस पर कई लोग निर्भर है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप इसकी जो सेवा है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। काइंडली एड्रेस दीज इश्यूज एट द अर्लीस्ट, यानी आप इसका जल्दी से निस्तारण करेंगे। उसके बाद आपको योर सिंसियरली लिख के जो अपना नाम है वो लिखना है, ये नाम जो पर्सन दिए गए उन्हीं को लिखना है। ये जो पेपर होते हैं उनमें फॉर्मेट आपको विशेष रूप से